डॉबराइनर रूल ऑफ ट्राइड हमने लास्ट अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम मजीद आगे चलेंगे और इसके हवाले से हम मजीद तफसील देखेंगे। अच्छा, डॉबराइनर का रूल फेल हो गया था, ये तो मैंने आपको कल भी समझा दिया था कि डॉबराइनर का रूल फेल हुआ था और कैसे फेल हुआ था ये भी समझा दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उस पर। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का रूल ऑफ ऑक्टेव्स, उर्दू में कहा जाए तो न्यूलैंड का अट्ठे का हुसूल, अट्ठा कहा जाता है। हाँ, तो इन द ईयर 1864 इस साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दरियाफ्त किया एलिमेंट्स के दरमियान। इसने कहा क्या? इसने कहा इफ एलिमेंट्स are arranged in order of their increasing atomic mass, then every eighth element will repeat characteristics of first one. न्यूलैंड साहब ने क्या रिलेशन देखा? न्यूलैंड साहब ने ये रिलेशन देखा कि अगर एलिमेंट्स को इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस कर दिया जाए, यानी कि इन दी ऑर्डर ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर इनको प्लेस कर दिया जाए, देन एवरी एट्थ एलिमेंट विल रिपीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट वन। अच्छा, इसके लिए पहले हम एलिमेंट्स की एक सीरीज बना लेते हैं। तो ये एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट होती है लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। कोई मिस कर दिया मैंने? ऑक्सीजन मिस किया ना, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फिर इधर सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन। सर आपकी आवाज अटक आवाज अटक रही है? सबके पास ऐसे इशू आ रहा है? बेटा आवाज सबके पास अटक रही है क्या मेरी? सर पहले हो रही थी, अब सही है। चलो ठीक है बेटा, कहीं अगर आवाज अटका करे और कोई बात को रिपीट करना हुआ करे तो मुझे बता दिया करें कि आवाज अटक रही है, मैं अपनी बात रिपीट कर दूं। तो ऐसा हो जाता है, नेट का इशू, लैगिंग वगैरह कभी आपके पास हो सकती है, कभी मेरे पास हो सकती है। तो मुझे बता दिया करें कि मैं अपनी उस बात को फिर रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन पे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन पे सल्फर, फ्लोरीन पे क्लोरीन। इधर आ जाए तो पोटेशियम और फिर यहाँ कैल्शियम। न्यूलैंड के वक्त तक अच्छे खासे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, नोन थे, हमें पता था कि ये एलिमेंट्स हैं। जैसे डोब्राइनर में तो डोब्राइनर के टाइम पर तो 15-18 ही एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन न्यूलैंड के टाइम तक कहा जाता है तकरीबन 40 से 50 एलिमेंट्स नोन थे, हमें पता थे कि ये एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी जी, फिर अटक रही है। फिर अटक रही है। अब बेहतर है? जी सर। ओके, तो न्यूलैंड के टाइम तक हमें पता था कि तकरीबन 40-50 एलिमेंट्स। जी,
न्यूलैंड के टाइम तक तकरीबन 40-50 एटम्स हमें पता था कि डिस्कवर्ड हैं, मालूम हैं हमें। लेकिन फिर भी न्यूलैंड ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया है वो बहुत ही मखसूस एलिमेंट्स का बनाया, या अपने जो एक टेबल इसने बताया वो बड़ा मखसूस एलिमेंट्स के हवाले से इसने बताया है, जैसे कि ये आपके सामने एक लिस्ट भी मौजूद है। तो फर्दर ऑन, लेटर ऑन जब रिसर्च हुई तो पता चला कि न्यूलैंड ने जो ये लॉ बताया, या न्यूलैंड ने जो ये रूल बताया, मैं इसको लॉ नहीं लिखता, इसको रूल लिखता हूं, ये रूल बेसिकली गलत था। अब देखो था क्या, अब ये जो एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं इनको हमने प्लेस किया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। लिथियम का मास 3, बेरिलियम का लिथियम का मास 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, पोटेशियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। ये तमाम एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस हैं। तो न्यूलैंड साहब ने यही फरमाया कि भाई अगर आप एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस करते हो, तो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस जो आठवां एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट, याद रखना, जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट करेगा। मतलब क्या है, जैसे कि लिथियम है, ठीक है, अब लिथियम से काउंटिंग शुरू करो, आठवां एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 और सोडियम 8। इसका ये मतलब हुआ कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज या लिथियम और सोडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में काफी हद तक मिलती जुलती होंगी। इसी तरीके से बोरॉन का देखो, 1, अगर बोरॉन का जो आठवां एलिमेंट होगा, बोरॉन के ग्रुप में कौन आ रहा है वो पता करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज में काफी हद तक सिमिलैरिटीज होंगी। यानी कि जो भी पीरियोडिक टेबल हमारे पास तख्लीक हुआ है या बनाया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बनाया गया है कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक दूसरे से मैच करती हुई हैं। जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच करेंगी एलिमेंट्स को एक ग्रुप पे रखना उतना आसान हो जाएगा। ये वैसे ही है कि वो जो किसी को सॉन्ग्स वगैरह में इंटरेस्ट है क्या, कोई नॉलेज वगैरह हो सॉन्ग्स की, गाने वाने की, अगर किसी को है तो बताएं। तो है, सर हाँ बोलो। रिपीट करें, आपने क्या कहा है? बेटा मैंने ये कहा कि ये बोरॉन और एल्यूमिनियम वाली बात सुनी थी दानिया? जी सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इसने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया तो हर आठवां एलिमेंट जो है ना वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं कार्बन से आठवां एलिमेंट कौन है, तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। तो जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए ना, या जिसने भी पीरियोडिसिटी के ऊपर काम किया है, उसका जो मेजर कंसर्न होता था वो ये होता था कि ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए जिनकी प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड साहब ने भी यही काम किया। उन्होंने भी एलिमेंट्स को इस पैटर्न में अरेंज किया है कि एक सीरीज में या एक लाइन में एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट शामिल है। एक जैसी का मतलब ये नहीं होगा कि 100% कैरेक्टरिस्टिक सेम है। हाँ, मेजॉरिटी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, मेजॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकती है। 100% बेटा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो चीजों की प्रॉपर्टीज 100% एक जैसी होगी तो आप उनको कभी भी अलग नहीं कह सकते, आप उनको एक ही चीज कंसिडर करोगे। फर्क समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, अजान हो रही है, फिर बात करते हैं। तो यहाँ न्यूलैंड तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जी सर। अच्छा, इसमें अगर इसको हम ऐसे भी एक चीज, मतलब नोट्स वगैरह में अक्सर हमारे शाजी के नोट्स में भी ऐसी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है न्यूलैंड के हवाले से। किसी को गाने वगैरह में इंटरेस्ट है, सॉन्ग्स में किसी को हो? है कोई इस वक्त ऐसा क्लास में जिसको सॉन्ग्स में या गाने वाने की जो
तरतीब और तराकीब होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो या नॉलेज हो, कोई है? नहीं नो सर। भाई, हाँ नहीं तो बोलो कम से कम, ताकि पता तो चले। सब सुन बैठे हुए, ऐसा लगता है जैसे तुम लोग चर्च पर पी के आ जाते हो क्लास नो में। सर। नो यस तो बोलो। वो 7 सुरों के बारे में सुना है किसी ने? वो सारे गामा पाधा नी सा वाले 7 सुर सुने कभी? मतलब गाने वाने में कभी कभी ना कभी तो सुने ही यस हैं। सर, सुने सुने। जी सर। सुने। अच्छा, उन सुरों का ना एक ट्रेंड होता है, पता है क्या? जैसे अगर मैं शुरू कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखो, एक सुर कितने? 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ रहे हैं। सुर तो 7 कहलाते हैं, यहाँ 8 क्यों आ रहे हैं? देखो 7 2 बार तब आया हुआ है। इन सुर की सीक्वेंस की ना एक खासियत है, पता है क्या? कि ये जिस लफ्ज से शुरू होते हैं, इनको खत्म उसी लफ्ज पे किया जाता है। जैसे मैं एक मरतबा मैंने ये सीक्वेंस लिख ली, अब मैं इस सुर को शुरू कर रहा हूं इस मां से, तो पता है मैं कैसे लिखूंगा? मां पा दा नी सा, फिर रे गा मा। इन सुरों की एक खासियत है क्या? कि जिस लफ्ज से चाहे सुर को स्टार्ट करो, मसला नहीं है, जिस लफ्ज से दिल चाहे कर लो, लेकिन जब जिस लफ्ज से स्टार्ट करो, खत्म भी उसी लफ्ज पर करो, ये शर्त है। देखो यहां पर भी यही हुआ, सा से शुरू किया, सा पे खत्म किया। यहां पर भी यही किया, मैंने बीच के एक लफ्ज यानी मां से शुरू किया, देखो फिर खत्म भी किस पर किया है? मां पर ही किया है। अगर किसी को सॉन्ग्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो वो इस चीज को बड़ी आसानी से समझ लेगा, और नहीं भी होगी तब भी कम से कम सुर तो याद रहते ही है ना, सारे गामा पादा नी सा। तो देखो सा और सा 2 बार आ रहे हैं, यानी कि पहला और 8वां एक जैसा होगा यार। इन सुरों को देखकर तो यही लग रहा है। तो वही चीज यहां पर भी पाई जाती है कि पहला और 8वां एक जैसा होगा, पहला और 8वां एक जैसा होगा, पहला और 8वां एक जैसा होगा। फिर न्यूलैंड का लॉ भी फेल हुआ, ठीक है? न्यूलैंड का लॉ भी फेल हुआ। अच्छा, न्यूलैंड का लॉ कैसे फेल हुआ? जिस वक्त न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया 1864 में, उसके कुछ टाइम बाद एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका सिंबल था, जिसका नाम था स्कैंडियम, और उसका सिंबल था SC, स्कैंडियम। जब स्कैंडियम का एटॉमिक मास निकाला गया तो पता चला स्कैंडियम का एटॉमिक मास होता है 45, यानी कि स्कैंडियम को कैल्शियम के बाद, सीक्वेंस में कैल्शियम के बाद और एल्यूमिनियम के नीचे आना चाहिए। फिर जब स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज को एल्यूमिनियम और बोरॉन से मैच किया गया तो पता चला कि स्कैंडियम ना एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है, ना ही बोरॉन से मिलता जुलता है। यानी कि ये अगर फिर वही 8 वाली सीक्वेंस को देखें, अगर एल्यूमिनियम को पहला एलिमेंट मान ले तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन स्कैंडियम ना एल्यूमिनियम से मैच कर रहा है, स्कैंडियम ना ही बोरॉन से मैच कर रहा है, दोनों में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है स्कैंडियम। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली? जी सर। यहां पर आके मेंडलीव न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल फेल हुआ। अच्छा, एक और चीज भी है जो इसके पीरियोडिक टेबल को फेल करती है, पता है क्या? आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला जो पीरियड था उसमें 2 एलिमेंट्स थे, दूसरे पीरियड में 8 थे, तीसरे पीरियड में भी 8 थे। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले या ये वाले, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। लेकिन यहां पोटेशियम से फोर्थ पीरियड शुरू होता है। सेकंड और थर्ड पीरियड में तो 8 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, और फिफ्थ में भी 18 होते हैं, सिक्स्थ में 32 होते हैं। सीक्वेंस तो मैंने बताई हुई है। यानी कि
अगर न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करूं तो होना क्या चाहिए था कि पहले, दूसरे और तीसरे पीरियड में, पहले को हटा दो, दूसरे और तीसरे पीरियड में हर 8वें एलिमेंट के बाद, यानी कि हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। लेकिन चौथे और 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, और सातवां तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसलिए बता ही नहीं जा सकता। और न्यूलैंड ने तो फिक्स किया हुआ है कि 8 के बाद ही रिपीट होना चाहिए, 8 से ना पहले होगा ना 8 के बाद होगा। लेकिन चौथे और 5वें पीरियड का सीक्वेंस क्या है कि 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी। बात समझ में आ गई मेरी? जी सर। जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लें आप न्यूलैंड के हवाले से। बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन न्यूलैंड के हवाले से? नो सर। ठीक है। अच्छा, न्यूलैंड का आपको मैंने लॉ भी समझा दिया, इसका ड्रॉबैक भी समझा दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं लदरमेयर क्लासिफिकेशन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, ले लिया। बताओ तो सही, सो जाते हो क्या बैठे बैठे? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? जी सर। अच्छा, 1869 में एक और साइंटिस्ट थे, लूथर मेयर नाम था उनका। उन्होंने अपनी एक क्लासिफिकेशन भी पब्लिश की। अच्छा, न्यूलैंड का जो भी क्लासिफिकेशन थी वो कोई टेबल नहीं था, मतलब आप उसे टेबल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अव्वलीन तो उसने सारे एलिमेंट्स को शामिल ही नहीं किया था, उसने कुछ ही एलिमेंट्स को शामिल किया था, और दूसरा वो फेल भी हो गया था। इसी तरीके से अगर डब्राइनर की बात करें तो डब्राइनर के रूल में भी कोई टेबल नहीं था, बल्कि 3-3 के ग्रुप थे। ठीक है। लदरमेयर ने थोड़ा सा काम डिफरेंट किया। लदरमेयर ने ना कोई ग्रुप बनाया ना कोई अरेंजमेंट बनाई न्यूलैंड की तरह। लदरमेयर ने एक ग्राफ बनाया। ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए लदरमेयर ने क्या किया? उस वक्त तक लदरमेयर ने जब अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन समझ लो पब्लिश करी, उस वक्त तक तकरीबन 56 एलिमेंट्स को लदरमेयर ने शामिल किया था अपनी क्लासिफिकेशन में, और तारीख कहती है कि उस वक्त तक 58 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, 58 या 59, और बाकी जो 2 या 3 एलिमेंट्स को उसने अपने पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया था, उसकी वजह यह थी कि उन एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च चल रही थी, यानी कि ही इज नॉट टू श्योर अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई उन्होंने उसको अपने पास इंक्लूड नहीं किया। बाकी जितने नोन थे, जिनकी प्रॉपर्टीज पता थी, उन सबको इसने अपने ग्राफ में इंक्लूड किया। अच्छा, इससे कोई बहुत जैसे कैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रिसर्च वाला या बहुत कोई मुश्किल काम नहीं किया, इसने बहुत सिंपल सा काम किया। इसने क्या किया, जितने भी लोगों ने जो जो से एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, अच्छा कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एलिमेंट डिस्कवर करता है ना, तो उस एलिमेंट को डिस्कवर करके ऐसे छोड़ नहीं देता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी काम करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को भी जानने की कोशिश करता है। तो जो जो प्रॉपर्टीज वो जानता जाता है, उसके बारे में वो अपने जिसे कह सकते हैं कि अपने जर्नल में, अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखता चला जाता है कि यार इस एलिमेंट को मैंने डिस्कवर किया और इसकी डेंसिटी ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, प्रॉपर्टीज बताता चला जाता है। तो जिन साइंटिस्ट ने जो जो एलिमेंट डिस्कवर किए थे, इसने क्या किया, उन तमाम साइंटिस्ट के आर्टिकल्स को जमा किया, और जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तमाम एलिमेंट्स की के एटॉमिक मासेस इसने एक पेपर पे लिखे, और उन एटॉमिक मासेस
के सामने इसने तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की एटॉमिक वॉल्यूम लिखे। एटॉमिक वॉल्यूम पता है किसे कहते हैं? बेटा एटॉमिक वॉल्यूम पता है किसे कहते हैं? सर आप बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा था और मुझे जवाब सिर्फ एक से मिला कि आप बता दें। चले उनको तो मैं बता देता हूं, बाकियों को मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है बताने की। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बेटा हाँ ना कुछ तो बोलो। व्हाट इज एटॉमिक वॉल्यूम? एक ने मुझे बोला सर बता दें, बाकी क्यों खामोश हैं? क्या पागल हो गए हो तुम लोग? अजीब, पता नहीं किस तरीके से क्लास ले रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मतलब कोई शायद जानबूझ के चिढ़ाने की कोशिश करते हो कि एक इंसान को जबरदस्ती गुस्सा आए। एटलीस्ट हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो कि क्या मामला है। क्या होता है एटॉमिक वॉल्यूम? सर आप ही बता दें। चलें ठीक है, मैं ही बता दूं। दो हो गए। दानिया, ईमान, उबैद, राबिया और रुमैसा। बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है। शुक्रिया बेटा, वेरी बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा ये राबिया, जितने शोर में तुम माशाल्लाह क्लास ले रही हो, तुम्हें कोई बात मेरी समझ में भी आ रही है? तुम्हारा माइक खुला तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पीछे कितना शोर आ रहा है। रूम से बाहर लोग हैं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, खैर। और खैर, एटॉमिक वॉल्यूम आपको बताना था, ये मिटा देता हूं। वॉल्यूम क्या चीज होती है भाई? वॉल्यूम इज अ डायमेंशन। ये डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन क्या चीज होती है? आसान लफ्जों में अगर हम वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें तो वॉल्यूम को हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और ब्रेथ होता है और मल्टीप्लाई बाय, इसको विड्थ ही लिख देता हूँ भाई, ब्रेथ की स्पेलिंग मुझे गड़बड़ हो रही है। विड्थ और हाइट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। और जब हम रेफर करते हैं, हम कहते हैं लफ्ज एटॉमिक वॉल्यूम, तो यहां लफ्ज एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड। कह रहा हूं एटॉमिक वॉल्यूम तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम। किसी एटम ने जो स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जितनी जगह को घेरा हुआ है, उसे एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। जब मैं कोई एटम बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, तो ये जो जगह इसने सराउंड की है ना, टोटल पूरे एटम ने घेरी है, मैं इस हिस्से को, इस पूरे एरिया को कहता हूं एटॉमिक वॉल्यूम। ये चीज होती है एटॉमिक वॉल्यूम। देखने में ये बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी होती नहीं, ये आप इससे वाकिफ हैं ऑलरेडी, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम क्लियर है? जी सर। ठीक है।
तो स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। तो लदरमेयर साहब ने क्या किया भाई, लदरमेयर साहब ने ये काम किया कि इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक नोन थे उन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिए और उन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के सामने उनके एटॉमिक वॉल्यूम भी लिख दिए। वो लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास दो वैल्यू होती हैं, एक होती है वैल्यू वाई एक्सिस की और एक वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की। ठीक है, एक वैल्यू वाई एक्सिस की होती है, एक एक्स एक्सिस की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को ले लिया वाई एक्सिस पर, सही है, और एटॉमिक मास को ले लिया एक्स एक्सिस पर। और उसके बाद हर एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम को हटा दो, इन्होंने देखा लिथियम, तो इन्होंने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक मास देखा और लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम देखा। फॉर एग्जांपल क्या लिथियम का एटॉमिक मास होता है, अभी हमने देखा था 7 AMU। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ग्राफ पे 0 से 10 की लाइन ये रही, यानी कि 7 कहाँ होगा, 7 इस जगह कहीं होगा। इन्होंने 7 के मुताबिक 7 पे एक पॉइंट लगा दिया। अच्छा, इतनी ऊपर क्यों लगाया सर, 7 तो यहाँ है, तो पॉइंट यहीं लगा देते। बेटा एटॉमिक वॉल्यूम को भी तो साथ में देखना है। फिर लिथियम का इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम देखा तो पता चला कि लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम था 13 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल। तो इन्होंने क्या किया, 7 और 13 वाई एक्सिस का और 7 एक्स एक्सिस का, ये दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट से एक सीधी लाइन, 7 से एक परपेंडिकुलर लाइन यूं खींच दी और 13 से एक परपेंडिकुलर लाइन यूं खींच दी। जिस पॉइंट पर अगर दोनों लाइंस ने एक दूसरे से मिल गई उस पॉइंट को मार्क करके बाकी लाइनें मिटा दी। इस तरीके से इन्होंने लिथियम का एक पॉइंट बना लिया। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से लिथियम का एक पॉइंट बना लिया। सेम फिर इन्होंने बेरिलियम के साथ किया कि इन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक मास जो कि 9 होता है और बेरिलियम का एटॉमिक वॉल्यूम देखा, वो पता चला कि भाई बेरिलियम का एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो 8 होता है। इन्होंने क्या किया, 9 से यहाँ पर 8 से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची और एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से वाई के पैरेलल खींची। जहां पर दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पर इन्होंने पॉइंट मार्क कर दिया और बाकी लाइंस को मिटा दिया। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक इनको पता थे, ये सबके साथ ऐसे ही करते गए और इनको इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स मिलते चले गए ग्राफ पे। देख रहे हो रेड डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि इनको मिलते चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इनको सारे पॉइंट्स मिल गए तो सारे पॉइंट्स मिल जाने के बाद इन्होंने इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए जोड़ना शुरू किया। देख रहे हो, सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन के जरिए इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। जोड़ते चले गए और एक वक्त आया कि सारे पॉइंट्स जुड़ गए। जब सारे पॉइंट्स जुड़ गए तो ग्राफ की कुछ इस तरह की शक्ल आ गई जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, स्क्रीन पर जो शक्ल अभी आपके सामने ये मौजूद आपको नजर आ रही है, ये इस तरह का एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ से क्या फायदा हुआ सर, इस ग्राफ से हमें फायदा ये हुआ कि ग्राफ बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। एक तो ये काफी ऑथेंटिक था, मतलब इसमें जैसे इससे पहले न्यूलैंड या डब्राइनर का था जिसमें बड़े भंड थे, इस ग्राफ में गलतियां नहीं थी। दूसरा, इस ग्राफ में एलिमेंट्स अच्छी खासी तादाद में शामिल थे। तो लदरमेयर की ये क्लासिफिकेशन काफी बेहतर साबित हुई प्रीवियस बाकी दोनों से। अब ग्राफ बनने के बाद ग्राफ की जो खासियत थी वो क्या थी, देखो ग्राफ के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म की पहाड़ियां हैं, बल्कि इसको मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूं। ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ देख लिया ना आप लोगों ने, तो इसमें सवाल तो नहीं है किसी को, अगर है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, अब ये जो ग्राफ बना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा जल्दी से, फिर मैं आगे चलूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अच्छा, ग्राफ का क्या फायदा हुआ, ग्राफ का देखो बड़ा फायदा हुआ। ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल हमारे सामने लदरमेयर वाला,
ठीक है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में कुछ पीक्स हैं, मतलब पीक्स, ग्राफ कुछ इस शक्ल का है, इस शक्ल का है। पता है खासियत क्या है इस ग्राफ की? जैसे मिसाल के तौर पे इस पीक का ये टॉप पर कोई एलिमेंट है, इस पीक के टॉप पर कोई एलिमेंट है, इस पीक के टॉप पर कोई एलिमेंट है, और इस पीक के टॉप पर कोई एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल लिथियम है इधर, इधर सोडियम, इधर पोटेशियम, इधर रुबिडियम। अब खासियत पता है क्या है कि ये जो चार एलिमेंट्स जो हर एक पीक पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। इसी तरीके से इस पीक के थोड़ा सा नीचे यहां पर था बेरिलियम, इस पीक के थोड़ा सा नीचे यहां पर था मैग्नीशियम, इस पीक के यहां पर नीचे थोड़ा सा था कैल्शियम, इस पीक के थोड़ा सा यहां नीचे था स्ट्रोंशियम। तो अब ये जो चार एलिमेंट्स थे, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती थी। इसी तरीके से इसके थोड़ा सा नीचे यहां पर था बोरॉन, इसके नीचे यहां पर थोड़ा सा था एल्यूमिनियम, इधर था गैलियम, इधर था इंडियम। तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ में जिन एलिमेंट्स की सिमिलर पोजीशन है, हर पीक पर जो सिमिलर पोजीशन है, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती थी काफी हद तक। बात समझ में आई? जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। लेदरमेयर की क्लासिफिकेशन आज तक बहुत हद तक वैलिड है, बहुत हद तक वैलिड है, बट इसके अंदर भी कुछ डेविएशंस आई हैं। जब डी ब्लॉक के और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, तो इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत डेविएशंस आई थी, यानी कि इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां आ गई थी। लेकिन न्यूलैंड और डॉब्राइनर के हिसाब से ये बहुत बेहतर है, क्योंकि न्यूलैंड और डॉब्राइनर में तो सिर्फ 8-10 एलिमेंट्स के लिए वो बात सही थी और बाकी एलिमेंट्स के लिए सही नहीं थी। लेदरमेयर की ये क्लासिफिकेशन तकरीबन 70 के करीब, 70-75 के करीब एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उसमें ये डेविएट कर जाती है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है किसी को या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बेटा जवाब तो दे दें। नो सर। ओके, तो अब आपके 3 टॉपिक्स हो गए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, डॉब्राइनर, न्यूलैंड और लेदरमेयर। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम लास्ट और थोड़ा बड़ा टॉपिक है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।